जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बच्चों समाजशास्त्र का जो है मॉडल यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया समाजशास्त्र का जो है पेपर जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये बोर्ड द्वारा जो है जारी किया गया है बच्चों। ऐसे ही जो है पेपर 2025 में आएंगे। देखो बच्चों, समय आपको जो है 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक जो रहेगा बच्चों 100 नंबर का रहेगा और यहाँ जो है संकेतांक दिए रहेंगे। ठीक है। और देखो निर्देश क्या रहेगा बच्चों, निर्देश भी पढ़ना जरूरी है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। देखो प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है जो एक नंबर का रहता है। इसके बाद में 120 तक अतिलघुत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 1 से 26 तक अतिलघुत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और 27 से 29 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको देना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो एक नंबर का जो है रहेगा। पहला क्वेश्चन बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न है जो 1 नंबर का देखो रहेगा। निम्नांकित में से कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है। कह रहा है बच्चों निम्नलिखित में कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है। निम्न जीवन स्तर, संयुक्त परिवार व्यवस्था, बाल विवाह का प्रचलन, स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति। सही है बच्चों, यहाँ घा हो जाएगा, स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति। दूसरा क्वेश्चन है परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का आधार क्या रहा है। धन एवं संपत्ति, परिवार, धर्म, जाति। तो बच्चों 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 2 का सही जवाब बच्चों हो जाएगा जो है जाति हो जाएगा, खा हो जाएगा। सही जवाब जो है जाति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें में से कौन जो है संयुक्त परिवार की विशेषता है, आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है इनमें में से कौन संयुक्त परिवार की जो है विशेषता है। समान मनोवृत्ति, समान संपत्ति, एक संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है बच्चों कौन से संयुक्त परिवार की विशेषता है, तो एक संगठन ये संयुक्त परिवार की विशेषता है, यही सही हो जाएगा। बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का मुख्य आधार क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का मुख्य आधार क्या है। तो वस्तु की मांग व पूर्ति। सही जवाब जो है खा हो जाएगा बच्चों, वस्तु की मांग व जो है पूर्ति। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अस्पृश्य जातियों के लिए 1930 के दशक को किस नाम से संबोधन आरंभ किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी रहेगा दोस्तों। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी ने अस्पृश्य जातियों के लिए 1930 के दशक को किस नाम से संबोधन आरंभ किया। आदिवासी, पिछड़े वर्ग, हरिजन, दलित। सही जवाब खा हो जाएगा जो है हरिजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात यानी स्त्री प्रति 1000 पुरुष कितना था, आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात यानी लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं थी। सही जवाब खा हो जाएगा 940 महिलाएं थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो 2005। कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ था। 2005 में जो है पारित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन परियोजना का कार्य का चरण है। निम्नलिखित में कौन परियोजना कार्य का जो है चरण है। तथ्यों का संकलन, अध्ययन का विषय का चुनाव, अध्ययन प्रतियों चुनाव, उपयुक्त सभी। सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आइए आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है, आपको बताना है बच्चों। उपनिवेशवाद जो है किस सोच का प्रतिफल है। मानवतावाद, समाजवाद, साम्राज्यवाद, अंतर्राष्ट्रीयता। सही जवाब बच्चों जो है गा हो जाएगा, साम्राज्यवाद। पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं। 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। 3 होते हैं। ठीक है। आइए हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को जो एक अंकों का रहेगा। चलिए देखते हैं बच्चों हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है कि हरित क्रांति के 3 प्रभावों का जो है उल्लेख कीजिए। हरित क्रांति के 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए बच्चों। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के 3 प्रभावों का जो है उल्लेख कीजिए। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे। हरित क्रांति के 3 प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला बच्चों हरित क्रांति से देखो, हरित क्रांति से जो है
देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, यानी खाने वाली वस्तु जैसे जौ, गेहूँ, चावल, इन सब चीज़ों का जो है क्या हुआ, तेज़ी से जो है वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि हुई। उसके बाद नंबर 2 लिखे बच्चों, हरित क्रांति के बाद कृषि में नवीन मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप आदि का प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद नंबर 3 है, किसानों की आय बढ़ने से उनके सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर का जो है विकास हुआ। ये सब जो है हरित क्रांति के 3 प्रभाव थे। औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं, तो बच्चों औद्योगिक यानी उद्योग धंधे से संबंधित है, ये अपने मन से लिख सकते हो। औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं यानी उद्योग धंधे से है। मास मीडिया क्या है, ये बहुत सरल है। मास मीडिया बच्चों, मास मीडिया किसे कहते हैं, देखो मास मीडिया जो है संचार से संबंधित है। संचार के वे साधन जो कम समय में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाते हैं, जैसे टेलीविज़न हो गया, मोबाइल हो गया, समाचार पत्र हो गया, रेडियो हो गया, ये सब बच्चों मास मीडिया के जो है साधन है। आप अपने मन से इसको लिख सकते हैं। मास मीडिया मतलब जो खबरों को तेज़ी से पहुंचा, जैसे मोबाइल हो गया, ये सब बहुत तेज़ी से जो है खबरों को पहुंचाते हैं, तो ये सब मास मीडिया के अंतर्गत आते हैं। जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या का बहुत तेज़ी से बढ़ना, यानी बच्चों जनसंख्या विस्फोट से क्या अर्थ है, यही जनसंख्या का बहुत तेज़ी से जो है बढ़ना। ये सब हम पढ़ाए हैं प्ले लिस्ट में, आपको कक्षा 12 समाज शास्त्र के नाम से प्ले लिस्ट बनाइए, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। वैसे भी आप समझ लीजिए बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, अपने मन से बच्चों जो है लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। देखो 3-3 नंबर का है, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है, उदारीकरण से जो है क्या तात्पर्य है। तो बच्चों देखो आर्थिक विकास को उदारीकरण हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो उदारीकरण का अर्थ होता है आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों और क्रियाओं में जो है ढील देना या उन्हें हटाना, इसी को कहते हैं उदारीकरण। ठीक है, यानी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों और क्रियाओं में ढील से संबंधित है, इसी को कहते हैं उदारीकरण। जाति को परिभाषित कीजिए, तो जाति का आधार बच्चों जाति जो है जन्म से होता है ना, जाति जो है जन्म से होता है। उसके बाद में पश्चिमीकरण को परिभाषित करें। पश्चिमीकरण क्या है बच्चों, देखो दुनिया के दूसरे हिस्सों के देशों और समाजों द्वारा जो है यूरोपीय देशों या समाजों की संस्कृति को अपनाना, यानी यूरोपीय समाजों की संस्कृति को अपनाना ही पश्चिमीकरण कहलाता है। जो यूरोप की संस्कृति है उसी को अपनाना, जो यूरोप की संस्कृति उसी को अपनाना जो है क्या कहलाता है, पश्चिमीकरण कहलाता है। नातेदारी आप लोग समझ रहे हो, रिश्तेदारी यानी रिश्ता से संबंधित है, ये अपने मन से लिख सकते हो। वर्ग आधारित आंदोलन से आप जो है क्या समझते हैं, जैसे व्यापारियों का वर्ग, शिक्षार्थियों का वर्ग, यानी वर्ग कई प्रकार के होते हैं। जन्म दर से क्या तात्पर्य बच्चों, जन्म दर से क्या तात्पर्य है, यानी देखो किसी जनसंख्या में किसी निश्चित समय में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। जन्म दर से आप क्या समझते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं किसी जनसंख्या में किसी निश्चित समय में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। तो बच्चों ये था जो है अतिलघुत्तरीय प्रश्न। उसके बाद में जो है लघुत्तरीय प्रश्न, जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं को जो बताइए, ये भी 6 नंबर का है। परियोजना कार्य के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन में क्या अंतर है, ये भी 6 नंबर का है। पंथनिरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, पंथनिरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष इसको भी कहते हैं। यानी बच्चों भारतीय संविधान निगाह में सभी धर्म क्या है, समान है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, सभी धर्म क्या है, समान है, सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया है, इसी को पंथनिरपेक्ष कहते हैं। दलित आंदोलन के मुख्य उद्देश्य यानी जो है दलित, आप लोग समझ रहे, जो बच्चे जो गरीब है, पिछड़े हैं, वो अपने उद्देश्य के लिए आंदोलन जो करते हैं वही दलित आंदोलन है। पंचायती राज अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ये भी 6 नंबर का है। उसके बाद बच्चों दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, सांस्कृतिकरण की अवधारणा तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जहाँ हमारा है 2 में से 1 करना है, 8 नंबर का रहेगा। दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं, भारत में महिला आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का जो है वर्णन कीजिए। देखो बच्चों ये अपने मन से लिखेंगे, आप अपने मन से लिखेंगे, पूरा अंक जो है आपको मिलेगा सुंदर सुंदर राइटिंग से। दहेज प्रथा आप लोग समझ रहे हो, समाज में इस समय बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है भैया। दहेज प्रथा का तमाम स्त्रियां जो है मारी जा रही हैं, जला दिया जा रहा है, तो ये सब अपने मन से लिख सकते हैं, इसको भी अपने मन से लिख सकते हैं। साक्षात्कार पद्धति को समझाइए तथा इसके गुण एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। तो हरित क्रांति का बच्चों जौ खाद्यान्न में जो है तेज़ी से वृद्धि हुई थी, ठीक है। ये सब अब अभी हमने इसको पढ़ाया, ये भी अपने मन से लिख सकते हैं। जहाँ भी अथवा है बच्चों 2 में से 1 करना है।
8 नंबर आपको जो है पूरा मिलेगा। बहुत कठिन नहीं रहेगा, बहुत सरला क्वेश्चन रहता है। जो जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं बहुत कठिन नहीं होते हैं, आप अपने मन से जो है लिख सकते हैं। ठीक है भैया, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।